अपन जी क्लास 9 से। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो बच्चों इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली आपके पास दूसरे नाम से आईसीएससी बोर्ड में भी है और सीबीएसई बोर्ड में भी है। तो अगर आपके पास न्यू वाली एनसीईआरटी होगी बच्चों, तो न्यू वाली एनसीईआरटी में ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 11.1 है। जो बच्चे अगर टैली करना चाहे तो टैली भी कर सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पर अगर आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें बहुत ही बेसिक सी होती हैं, तो उन बेसिक बातों को हम पहले एक बार समझेंगे कि उन बेसिक बातों में क्या क्या बातें होती हैं। जैसे बच्चों, अगर आपके पास सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, ये सारी बातें आपके पास हो सकता है काफी नई नई हो। तो इन बातों को समझने के लिए मैं आपको कुछ डायग्राम्स के नोटेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो बच्चों, ये आपके पास डायग्राम है। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो डायग्राम को देख करके आपको ये क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो डायग्राम है उसमें माइनर सेक्टर आपको पूरा पूरा अब अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? माइनर सेक्टर कहाँ पर है बच्चों? ये आपका कौन सा सेक्टर है? ये माइनर सेक्टर है। तो बच्चों आप ये मान के चलिए, आपको ये माइनर सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एरिया क्या है? कम है, इसलिए हम इसको माइनर सेक्टर कहते हैं। तो बच्चों हम इसको ऐसे डॉट बना लेते हैं और सही सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि माइनर सेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप समझ गए। दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। और बच्चों माइनर सेक्टर को छोड़ करके जो बचा हुआ सेक्टर होगा उसको मेजर सेक्टर कहेंगे। ये तो कोई भी बता सकता है। लेकिन बच्चों जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को एग्जाम में करने के लिए हमें सबसे पहले माइनर सेक्टर का ही एरिया निकालना होता है। तो बच्चों माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो आर्क है ए बी, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है। तो बच्चों ये जो आर्क ए बी होती है ना, ये सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करती है। और वो जो एंगल सबटेंड करती है उसका नाम होता है थीटा। क्या नाम होता है? थीटा। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना होता है। तो याद रखिए बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर काफी फेमस होता है। वो होता है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसे बच्चों आप याद कर लीजिए। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी बच्चों सिर्फ ध्यान से देखिए कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों आपको सबसे पहले इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ता है। और बच्चों ये याद रखिएगा, सेक्टर अलग होता है, सेगमेंट अलग होता है। मैं अभी सेगमेंट की चर्चा नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं सेक्टर की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है? तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां पर बच्चों आर जो होती है वो सर्कल की क्या होती है? रेडियस। ये बेटा बताइए। सर अगर यहाँ पे जो भी एंगल आएगा सर इसे डिवाइड कर देंगे। यस बेटा, यहाँ पे जो भी आपको एंगल दिखाई देगा उसको मैथमेटिकली हम कहते हैं कि जो ए बी आर्क है वो सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड करती है। लेट्स से मैंने उस एंगल को यहाँ पे थीटा एज्यूम किया, तो ये एंगल थीटा है, तो आपका एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों आप इस एरिया को वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि सारे बच्चे जानते हैं कि पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर पूरा सर्कल अगर कवर करोगे ना, तो पूरा सर्कल जो होता है, तो पूरे सर्कल की आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो 360 बनाती है। क्या बनाती है? 360। तो बच्चों जब आप थीटा की जगह 360 कब पुट करोगे? जब ये पूरा सर्कल हो जाएगा। तो थीटा की जगह आप 360 पुट करोगे तो 360 अपॉन 360 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपने जो भी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिखा है वो पूरी तरह से सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। नहीं आप उसमें कोई गलती निकालने की कोशिश करिए। ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, दैट्स इट। ये आपको लर्न करना है। इसमें बेस्ड क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड में भी होता है और सीबीएसई बोर्ड में भी होता है। लेकिन बच्चे सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज होकर के गलत सलत फॉर्मूले लगाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बच्चों मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, माइनर सेक्टर का एरिया आपको निकालना पड़ता है। तो बचे हुए मेजर सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप लिखेंगे मेजर सेक्टर एरिया। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। वो बच्चों किसके इक्वल होता है? तुम कहोगे सर पूरे सर्कल के एरिया में से आप माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर लीजिए। अगर आप पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास बच्चों कौन सा एरिया आ जाएगा? ये वाला एरिया आ जाएगा। यही कौन सा एरिया है? मेजर सेक्टर का एरिया। तो बच्चों आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए अलग से कुछ नहीं दिया जाएगा।
आपको हर बार माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, और मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए पूरे सर्कल के एरिया में से आप क्या माइनस कर देंगे, माइनर सेक्टर का एरिया। और बच्चों माइनर सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। बच्चों याद रखिएगा, जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे पाई की वैल्यू आपके पास दी जाएगी, और बच्चों अगर पाई की वैल्यू नहीं दी जाए तो आप पाई की वैल्यू अपने पाप से 22/7 या 3.14 यूज करते हैं। लेकिन बच्चों आप देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन के शुरुआत में और इंस्ट्रक्शन में दे दिया जाता है कि आप पाई क्या यूज करें, तो जो कहा जाएगा वही यूज करें। ना दिए जाने पर पाई एक रैशनल नंबर होता है, उसकी वैल्यू आप 3.14 या 22/7 यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों ये डायग्राम का नोटेशन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। उस डायग्राम को देख करके आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास दूसरा डायग्राम दिया होता है। दूसरे डायग्राम को देखेंगे तो बच्चों आपको यहाँ पर सेक्टर नहीं दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, सेगमेंट दिखेगा। तो बच्चों दो तरह के सेगमेंट होते हैं, उन सेगमेंट्स को बच्चों मार्क करते हैं। और ये वाला जो सेगमेंट अभी हम मार्क कर रहे हैं, इस सेगमेंट का नाम है माइनर सेगमेंट। बच्चों कौन सा सेगमेंट है ये, माइनर सेगमेंट। तो बच्चों ये सेगमेंट अलग होता है, सेक्टर अलग होता है। तो आप बच्चों अब तो डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे ना कि क्वेश्चन में अगर सेगमेंट पूछा जाएगा तो वो कैसे दिखाई देगा, सेक्टर पूछा जाएगा तो कैसे दिखाई देगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि यहाँ पे ए बी कॉर्ड जो है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, क्या वो आप दिखा सकते हो डायग्राम में, तो तुम कहोगे यस सर बिल्कुल दिखा सकते हैं। जो ए बी कॉर्ड होगी वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, दिस इज एंगल ए ओ बी, दिस इज एंगल ए ओ बी। तो बच्चों अगर हम इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लेंगे तो बच्चों यहाँ पे आपके पास ये जो पूरा डायग्राम है ना, ये वाला पूरा डायग्राम, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेक्टर। लेकिन बच्चों हम तो यहाँ पे सेक्टर पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेगमेंट। इसलिए बच्चों हमने आपको नीचे क्या दिखाया है, माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको, माइनर सेगमेंट। बच्चों ध्यान से देखिए, माइनर सेगमेंट मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों माइनर सेगमेंट भी बच्चों डायरेक्टली नहीं निकलता एग्जाम में। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पता है बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पहले हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया। और बच्चों सेक्टर के एरिया में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करते हैं, तब जाके माइनर सेगमेंट का एरिया आता है। तो याद रखो बच्चों, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए कोई हम डायरेक्ट जादू की कोई तश्तरी नहीं लाएंगे, आपको पहले वहीं पर उस कॉर्ड के द्वारा सेक्टर बनवाएंगे। पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, और सेक्टर का एरिया निकालने के बाद उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तब जाकर के हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया निकल के आएगा। अब बच्चों यहाँ पर कुछ और बातें समझिए, क्योंकि कभी कभी आप सेक्टर का नाम भी लिया करिए तो ही आप समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे सेक्टर का नामकरण करो, तो आप कहोगे सर यहाँ पे सेक्टर का जो नाम है वो इस तरह से लिखते हैं। देखिए सेक्टर का नाम कैसे लिखते हैं, ए ओ बी पी ए, कैसे लिखते हैं, ए ओ बी पी ए। इससे बच्चों तुमको डायग्राम में दिखने लगेगा कि हम किस सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री कहां पर है। तो ये बच्चों उसकी बाउंड्री है, कैसे लिखते हैं, ए ओ बी और बी से होते हुए वापस ए। ये होता है बच्चों क्या, सेक्टर। ये कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर। और बचा हुआ मेजर सेक्टर। तो बच्चों आपको माइनर सेगमेंट क्लियर होना चाहिए कि माइनर सेगमेंट कौन सा है। और अगर आपसे पूछा जाएगा मेजर सेगमेंट, तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, हम पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। यानी मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालने के लिए कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। सीधा सीधा आप क्या करेंगे, पहले पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, और उसमें से हम पूरे सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो अब पूरे सर्कल में से अगर किसका एरिया माइनस कर दें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना। तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा दिस इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। और बच्चों मैंने डायग्राम तो एकदम खुल्लम खुल्ला बहुत अच्छे से बता दिया है ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। कि बच्चों तो हम लोग अब यहाँ पर कुछ नई बातों का डिस्कशन करेंगे, उन बातों की बात ध्यान से सुनिएगा। चलिए
अब बच्चों हमारे पास आती है यहाँ पर नेक्स्ट बात समझने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। तो बच्चों अभी सिर्फ आप समझने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना आप समझेंगे उतना आपको आराम महसूस होगा, क्योंकि ये लेक्चर आपका साथ साथ में रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बच्चों? तुम कहोगे सर पहले हम पूरी आर्क देखते हैं। बेटा अगर हम पूरी आर्क की बात करेंगे तो पूरी आर्क क्या है? ये आपकी पूरी आर्क है। तो चींटी बेटा जब ए से चलती है और घूम करके वापस अगर ए पर आ जाती है तो उसको कहते हैं कंप्लीट आर्क, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो बच्चों सरकमफेरेंस सर्किल का कितना होता है जानते हैं आप? सरकमफेरेंस सर्किल का होता है 2 पाई आर। क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्किल का मतलब, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का मतलब उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब उसकी चारों तरफ जो बाउंड्री है उसका पेरीमीटर, यानी कि उसकी पूरी लंबाई, उसे हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल या पेरीमीटर ऑफ सर्किल। क्या कहते हैं उसको? और पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो बेटा पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना होता है? 2 पाई आर। लेकिन बच्चों हमको पूरे पेरीमीटर से लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ आर्क की लेंथ से लेना देना है। बिल्कुल उसी तरह से जिसे हम सेक्टर में कर रहे थे, हमें पूरे सर्किल के एरिया से मतलब नहीं था, हमें तो सेक्टर के एरिया से मतलब था। और सेक्टर का एरिया कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर बच्चों हमें पूरे आर्क की लेंथ यानी सर्किल के पेरीमीटर से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ किससे लेना देना है? इस आर्क की लेंथ से। तो बच्चों इस आर्क की लेंथ क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या है? वो सर बहुत आसान होती है, वो होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो बच्चों ये होती है लेंथ ऑफ आर्क। तो बच्चों लेंथ ऑफ आर्क पता है यहाँ पर कौन सी है? वो है आपकी ए बी। ठीक है, समझ में आया? इसी को हम लोग कहते हैं आर्क की लेंथ निकालना। और बच्चों अगर ये पूरी आर्क हो जाएगी तो पूरी आर्क सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी? 360 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो देखो ये पूरी आर्क ऑटोमेटिक आ जाएगी 2 पाई आर। तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वेरीफाई करिए अपना फॉर्मूला कि जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैं आपके ऑलरेडी नोट्स में ले जाके लिख चुका हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, जितने बच्चों के पास बुक्स हैं वो बुक्स की तरफ भी ध्यान देंगे, बुक्स ना होने पर सिर्फ यहाँ पे ध्यान से टकटकी लगा के देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा है फाइंड द एरिया of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पर एक मजेदार क्या बनाएंगे? सर्किल। सर्किल बनाने के बाद क्या निकालना है आपको? सेक्टर का एरिया, जिसमें उस सेक्टर की जो रेडियस है, सर्किल की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और जो सेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम एक आर्क ले लेते हैं और ये आर्क सर्किल के सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड कर रही है। बेटा वो एंगल क्या सबटेंड कर रही है? 60 डिग्री। और रेडियस बच्चों कितनी है? रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों ये तो क्वेश्चन हो गया। आप एरिया ऑफ सेक्टर तो चुटकियों में निकाल लेंगे, देखिए ऐसे चुटकी बजाते हुए। तो बच्चों जब आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों क्या लिखेंगे? ध्यान से लिखेंगे, वो लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आर्क की लेंथ नहीं पूछ रहा हूं, आर्क की लेंथ पूछूंगा तो पाई आर स्क्वायर की जगह आप 2 पाई आर लिखोगे। कई लोग इतना खुश होते हैं क्वेश्चन देख के कि वो पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर लिख करके भी आंसर बताते हैं और कहते हैं सर मैं पूरा पेपर करके आया। लेकिन याद रखिए यहाँ पे आपसे आर्क की लेंथ नहीं पूछी गई है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है। तो आप थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। तो थीटा की जगह बच्चों कितना है? 60, ये हो गया 360 और बच्चों हो गया पाई आर स्क्वायर। बच्चों जैसा कि मैंने बताया, अगर आप अपनी बुक को ध्यान से देखेंगे तो बुक में स्टार्टिंग में देखो आपके पास दिया हुआ है
कि आप पाई की वैल्यू कितनी यूज करेंगे, 22/7। इसी तरह से बच्चों आपको एग्जाम में ये हमेशा दिया रहता है, तो आप यहाँ पे खुल्ला मुंह खुल्ला पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 22/7। रेडियस बच्चों कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे और अपने जीवन का आनंद उठाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी निकल के आई, 22 इंटू 6/7। क्या ये बात आपको समझ में आई कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 130, 132/7 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि बच्चों एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्या आप लोग को सब थ्योरी समझ में आई किस तरह से मैंने बताया। तो बच्चों आप सहयोग करिए ताकि मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीटली बताऊं। तो बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अब हमारा मूवमेंट बढ़ेगा। बच्चों सिर्फ ध्यान लगा के टकटकी लगा के देखिए, नोट्स आपको मिल जाते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया आपके सर्कल का डायग्राम, थोड़ा सही से बना लेते हैं। ये आप प्रॉपर कंपास प्रोटेक्टर को यूज करके सर्कल बना लीजिए। बच्चों एक बात बताओ, आपने कभी क्वाड्रेंट का नाम सुना है? यस सर, क्वाड्रेंट का नाम सुना है। हमने कहा बेटा क्वाड्रेंट जरा सर्कल में देखा है कभी? सर बिल्कुल देखा है, आपने क्वाड्रेंट बना तो दिया। क्वाड्रेंट का मतलब उस सर्कल के आपको सिमेट्रिकली 4 हिस्से करने हैं। 4 हिस्से का मतलब जितना एरिया इसका है उतना एरिया इसका है, उतना एरिया इसका है, उतना इसका एरिया। तो इसका मतलब ये 4 भागों में जब हम सर्कल को ब्रेक कर देते हैं तो उसमें किसी एक भाग को कहते हैं क्वाड्रेंट। और बच्चों आपको जान के खुशी होगी कि ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए। तो तुम कहोगे सर कोई भी एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं। तो हमने कहा कौन सा ले लें, जैसा तुम बताओ। कहोगे सर चलो ये वाला क्वाड्रेंट ले लेते हैं। तो सर इसी क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, है ना। तो क्वाड्रेंट का एरिया का मतलब आपको ये वाला एरिया चाहिए। क्या ये बात सभी बच्चे समझ पाए हैं? ये वाला एरिया चाहिए। तो बेटा ये वाला एरिया आप कैसे निकालोगे? कहोगे सर बहुत आसान है, हम ऐसा करेंगे पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं और ये सर क्वाड्रेंट है तो हम पूरे सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इस क्वाड्रेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। तो बेटा हमने कहा पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए किसकी नीड होती है, उस सर्कल की रेडियस की। क्या वो गिवन है? कहोगे सर रेडियस तो नहीं गिवन है। तो हमने कहा क्या गिवन है? कहोगे सर सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन है। और सर्कमफेरेंस कितना होता है, उसकी पूरी आर्क की लेंथ के बराबर। कितना है, 2πr इज इक्वल टू 22। तो बच्चों यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, उस सर्कल की रेडियस। ध्यान से सुनिए, ये प्रवचन चल रहे हैं, अगर आपने सत्संग का लाभ नहीं उठाया तो आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। तो बच्चों ये हम यहाँ से रेडियस निकालने का भरसक प्रयास करेंगे। बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास हमेशा एग्जाम में गिवन दिया जाएगा कि पाई की वैल्यू आप क्या यूज करें। तो पाई की वैल्यू बच्चों बार बार ना पूछिएगा कि 3.14 डालें कि 22/7 डालें, बच्चों ये एग्जाम में दी रहती है। चलिए तो 22 अपॉन क्या आएगा बच्चों, आर की वैल्यू 2 पाई। बच्चों यहां पर आप पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, तो आपको जान की खुशी होगी कि 22 से 22 कैंसिल हो गया और रेडियस आ गई 7/2, जिसको आप 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा, आप यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। आप याद रखिएगा फाइनल कैलकुलेशन वहीं पे करेंगे जहां आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो बच्चों हमें आंसर किसका निकालना है, पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। हमने कहा क्यों भाई, हम ऐसे क्यों करेंगे? अभी तो हमने थ्योरी पढ़ी कि किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम चेक करते हैं कि उसकी जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो बेटा ये तो सेक्टर का एरिया हो गया ना, तो वो तो इसके पहले वाला मेथड नंबर 1 वो बच्चे करेंगे जिनको कुछ भी नहीं आता कि पूरे सर्कल का एरिया निकालो फिर 4 से डिवाइड करो। हम क्यों ऐसे करेंगे, हम तो जानते हैं ना कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। तो कहोगे यस सर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, ये देखो अब बेटा आपकी आवाज, क्या आवाज निकली,
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखते रहिएगा, मेरा गला सूख रहा है लेकिन आप चुपचाप बैठे इसलिए आनंद पूरा उठाइएगा। चलिए थीटा क्या है 90, 360 ये लिखा हुआ है, और बच्चों पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। बच्चों जब आप इसको देखेंगे तो आपको एक आनंद की प्राप्ति होगी, कहोगे सर देखिए ऑटोमेटिक 1/4 आ गया। देखो सर पाई आर स्क्वायर ऑटोमेटिक 4 से डिवाइड हो रहा ना। तो हमने कहा देखो बेटा एक चमत्कार और है, मैंने कहा था ना कि फाइनल कैलकुलेशन हमेशा वहीं पे करेंगे जहां पे आंसर निकालना है। तो बेटा अगर 7/2 को आप 3.5 लिख देते तो कितनी तकलीफ होती, लेकिन अगर 7/2 लिखा है तो तकलीफ नहीं हो रही है, दर्द कम हो रहा है। तो सर 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैसे 2 1 या 2 2 1 या 2 11। फिर क्या बचा सर, ये सर ऊपर आया 11 और ऊपर आया 7 और नीचे आया 8। हमने कहा क्या तुम भी कैलकुलेशन करते हो यार, थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करो ना। कहोगे सर कैसे करें, हमने कहा बेटा 11/, अगर 4 लिखा है तो उसको लिखे रहने देते 4, 7/2 लिखा है तो उसको लिखे रहने देते। सर हम लोग इतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं। तो कितना आ गया फाइनली आंसर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर क्या इससे ज्यादा सॉल्व करने की नीड होती है, नहीं बिल्कुल नीड नहीं है। आप एग्जाम में यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आपको फुल आंसर मिलेंगे। समझ में, ज्यादा से ज्यादा आपका मन करे तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज इसका आंसर हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो बच्चों क्वाड्रेंट का एरिया अब आपके पास एग्जाम में आए तो आप उसको पूरा करके आइएगा। ठीक है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको बहुत पहले से छोटी छोटी क्लासेस में कराया गया है, आज आप बड़े हो चुके हैं तो अब बड़ी क्लास का ये क्वेश्चन बन गया है। तो बेटा जिन लोगों को अभी भी घड़ी में टाइम देखने नहीं आता है उनको इस क्वेश्चन में बहुत तकलीफ होगी। जैसे इस बालक को घड़ी में टाइम देखना आता है तो उसको तकलीफ नहीं होगी। तो ये बालक बताएगा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। क्या नाम है बेटा बालक, कार्तिक तिवारी। कार्तिक तिवारी बताएंगे इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। तो कार्तिक ने बताया कि सर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर क्वेश्चन पढ़ने से पहले मन कर रहा है कि घड़ी का क्वेश्चन, तो घड़ी बना ही लेते हैं। चलो कार्तिक का मन है कि घड़ी बना ली। तो हमने कहा ठीक है कार्तिक बेटा हम तुम्हारे लिए घड़ी बनाते हैं। ये देखो मैंने घड़ी कार्तिक के लिए खास घड़ी कर दी। ठीक है चलिए, तो कार्तिक इस घड़ी का ब्रांड एम्बेसडर है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बच्चों बजते हैं 12, यहाँ बजते हैं 6, यहाँ बजते हैं 9 और यहाँ बजते हैं 3। समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12। बच्चों ऐसी होती घड़ी, मैंने सिमेट्रिकल नंबर प्लेस कर दिए। ये हो गया उस घड़ी का सेंटर। क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। बेटा घड़ी में मिनट वाली सुई है, आपको पता है जब मिनट वाली सुई 12 से लेकर के 12 तक आती है तो क्या हो जाता है, 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो मिनट वाली सुई जो है उसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, यानी मिनट वाली सुई का जो रेडियस है वो एक तरह से वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम लोग लिख लें द रेडियस, ध्यान से देखिएगा बच्चों पेन न फटकाइए, द रेडियस ऑफ मिनट हैंड क्लॉक, द रेडियस ऑफ मिनट हैंड क्लॉक कितना हो गया, तो रेडियस ऑफ मिनट हैंड क्लॉक हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। ये बात समझ में आई, क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? यस सर। तो रेडियस ऑफ मिनट हैंड क्लॉक कितनी है, 14 सेंटीमीटर। पक्का? यस सर। फिर क्या लिखा है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो बेटा 5 मिनट में मिनट वाली अगर सुई होगी तो कहां से कहां आई है, तो कहोगे सर ये सुई यहां से यही तो आएगी 5 मिनट में, और क्या होगा 5 मिनट में तो सुई ऐसे ही आती है। तो हमने कहा बेटा ये डिविजन्स टोटल होते कितने, एक बार काउंट कर लो बेटा। बेटा कार्तिक यहीं पे देखते रहना, बेटा कार्तिक यहीं पे देखते रहना।
हो सकता है आप आंसर गलत निकाल रहे हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा। बेटा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे यहाँ पर, ये पूरा एंगल बच्चों कितना होता है 360। अब बच्चों कितने इक्वल डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इक्वल डिवीजन। यानी बच्चों 360 को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 12 पार्ट में। यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। तो बच्चों ये डायग्राम तो मैंने रेफरेंस के लिए बनाया था, मैं पूरा क्या कर देता हूं उसको अब रेस कर देता हूं, ताकि आपको सिर्फ क्या दिखाई दे, 30 डिग्री। क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, क्या वो सेक्टर भी दिखाई दे रहा है, क्या वो आर्क भी दिखाई दे रही है, जो सेंटर आर्क और आर्क सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 30 डिग्री। रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों एरिया तो निकाल ही लेंगे इस सेक्टर का। कैसे निकालेंगे, ऑप्शन तो क्वेश्चन आपने इतना इजी बना दिया कि आनंद आ गया। दिस इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। 7/3 यस बिल्कुल, कार्तिक जी ने एकदम सही आंसर बताया। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ये बच्चों हो गया 22/7, ये हो गया 14 और ये हो गया 14। इसको बच्चों हम सॉल्व कर देंगे, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों, 11 इंटू 14 अपॉन 3। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आया 11 इंटू 14 कितना होता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, 11 इंटू 14 बच्चों आप खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और अपॉन 3 है तो ये आपका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बच्चे ने कंफर्म कराया है 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आप देख लीजिएगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास एक क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप इसको तुरंत फाड़ के पढ़ो। क्या बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई? इसलिए बच्चों आपको फोर्थ क्वेश्चन अभी खुद करना होगा। मैं जरा बच्चों मैंने आपको कहा था कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 को आप ट्राई करके रखेंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा है अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle triangle at a center, find the area of corresponding minor segment and major sector। बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं आपको सर्कल तो बना के दे रहा हूँ, बस ध्यान से देखिएगा। लेकिन देखिए बच्चों बेसिकली यहाँ पर रेडियस तो दे दी गई है, और उसके बाद कहा गया है कि जो कॉर्ड है वो सर्किल के सेंटर पे कितना बनाती है, 90 डिग्री। तो बच्चों अगर हम डायग्राम सही से बनाना चाहें तो डायग्राम को हम सही सही बना लेते हैं, चलो सीधा सीधा बना लेते हैं, क्योंकि 90 डिग्री तो सारे बच्चे समझते ही हैं कि वो क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, कर रहे हैं ना। तो ये 90 डिग्री ये कॉर्ड है बच्चों। देखो मैंने कॉर्ड बच्चों मैंने आपको स्पेसिफिकली दिखा दी है, इस कॉर्ड का नाम दे दो ए बी, और ये कॉर्ड सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 90। ठीक है, और रेडियस बच्चों कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ना। चलिए, तो बच्चों रेडियस आप सर्किल की कहीं से भी देखो वो सेम होती है, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो आप जो डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो वही कहीं और पे भी देख सकते हो। चलिए, उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तुम कहोगे सर आपने गला फाड़ के माइनर सेगमेंट बहुत देर तक बताया था, आपने कहा था ये जो बन रही है ना ए बी कॉर्ड, ये तो सेक्टर बना रही है, ये पूरा क्या है सेक्टर, लेकिन सर सेक्टर से लेना देना नहीं है, अब की माइनर सेगमेंट से लेना देना है। तो सर माइनर सेगमेंट कहाँ होगा, हमने कहा बेटा ये है माइनर सेगमेंट। अगर आप उसको देखेंगे तो ये है माइनर सेगमेंट जिसमें मैंने डिजाइन किया है, और उस डिजाइन का नाम है चुलबुली डिजाइन। ये है आपका कौन सा सेगमेंट, इसका नाम है, इसका नाम है माइनर सेगमेंट। बेटा तुम्हारा क्या नाम है, सुमांशु तिवारी, सुमांशु दिव्य साई, अरे क्या बता रहे हो तुम, चलो सुमांशु ठीक है। माइनर सेगमेंट, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो बेसिकली एरिया है ये क्या है, माइनर सेगमेंट। क्या है ये,
माइनर सेगमेंट। बच्चों माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब आप करके दिखाओ तो मैं जानूं कि आप कैसे करोगे। कहोगे सर हो जाएगा, क्योंकि सर हम लोग क्लास 10th में हैं और क्लास 10th के बच्चों ने क्या पढ़ रखी होती है? ट्रिग्नोमेट्री। तो जिस बच्चे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होती है उसके लिए माइनर सेगमेंट कुछ भी नहीं होता, वो फाड़ के रख देता है क्वेश्चन को तुरंत। और अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ी होगी तो ये राइट एंगल है ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो बच्चा बच्चा जानता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। होता है कि नहीं होता? तो तुम कहोगे सर तब तो क्वेश्चन आपने पूरा चटका दिया। कहोगे सर फर्स्ट पार्ट लिखो, आप लिखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या लिखोगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नामकरण पूरा लिखना पड़ता है एग्जाम में, आप भी लिखिए हमारे साथ। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उसके लिए कहोगे सर, पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नामकरण करना पड़ता है, कैसे करोगे? ओ ए पी बी ओ, समझ में आया? माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है? ए ओ बी। यही बच्चों मैंने उस समय आपको गला फाड़ के बहुत देर तक थ्योरी बताई थी कि इस तरह से निकालते हैं। तिवारी जी समझ पा रहे हैं? सर माइनर सेगमेंट 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और मेजर सेगमेंट तो ठीक है, तिवारी जी ने Minor आंसर निकाल लिया है। अनु तिवारी मेजर आंसर चेक करिए अपना। एरिया ऑफ सेक्टर, तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर पहले अब हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पूरा, यानी कि पूरा एरिया। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अभी हम पूरा एरिया निकालेंगे और पूरे एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया तो आपके पास आ जाएगा माइनर सेगमेंट। बच्चों ध्यान से सुनो भाई। चलिए तो बच्चों जल्दी से आप बताएंगे कि सेक्टर का एरिया क्या होगा। कहोगे सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 10 माइनस सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा इधर ध्यान देना, बेटा यहाँ पे देखो ट्रायंगल ये बना हुआ है, मैं आपको अलग से भी बना के दिखा रहा हूँ। 3.14 ले। तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में देखो बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। सर ठीक है सर, थीटा की पाई की वजह 3. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो ऐसे केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये बात बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ये आपका बेस है और ये हाइट। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चों ये कितना है? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 5 10 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तिवारी ने बिल्कुल सही आंसर बताया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना है? 50। अब बच्चों आपको सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। लेकिन हमारे पास जो तिवारी जी बैठे वो कह रहे हैं सर जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पर पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 यूज करेंगे तो बेहतर रहेगी। सर 78.5 सेंटीमीटर रहेगी स्क्वायर इसकी वैल्यू। तो बच्चों हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम तिवारी जी पे भरोसा कर रहे हैं और आंसर लिख देते हैं। तो बेटा आंसर बताइए क्या है? सर 28.5 सेंटीमीटर। आंसर आप वेरीफाई करें, सभी बच्चे आंसर वेरीफाई करें। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 11 पॉइंट जरा चेक करिए। 28.5। ठीक है, तो बच्चों आप इसको जरा सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर डायरेक्ट लिख दूंगा। और जिन बच्चों को सॉल्विंग में प्रॉब्लम है थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखो बच्चों मैं 314 लिखूंगा और आगे 2 0 लगाऊंगा और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो ये 314/4 हो जाएगा। देखिएगा मैं उन बच्चों के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ जिनको कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है। देखो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? उसको देखो ये कैंसिल भी हो जाएगा। 2 2 जा 4 कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 40। नहीं समझे तो बच्चों कितना हो गया ये? 157/2 माइनस 50। कोई बालक है जो 157/2 डायरेक्टली बता दे? क्योंकि सर डायरेक्टली बता देंगे। 2 7 जा 40 और 1 7 2 8 जा 60 एंड 2 5 जा 10 और माइनस 50। तो कोई बालक है जो बिना कैलकुलेटर के करेगा? अगर बच्चों उसको आप बिना कैलकुलेटर के कर रहे हो ना तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। देखो मैंने बिना कैलकुलेटर के कर दिया, तो बच्चों आंसर आ गया। कितना आया? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास एक बालक बैठा है, क्या नाम है? रिदान। रिदान ने आंसर कंफर्म कराया, कह रहा कि सर आपने बिना कैलकुलेटर को यूज किए ही बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आंसर निकाला है।
तो बेटा ये आपके अभी गुरुजी कर रहे हैं, ऐसे ही आपको भी एग्जाम में करना होता है, तभी हम गला फाड़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है बच्चों? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या होता है? ओके सर, माइनर सेक्टर तो भी निकाला, माइनर सेगमेंट निकाला था। बेटा कंफ्यूज ना करना, माइनर सेगमेंट निकाला था, इसने मेजर सेगमेंट आपसे नहीं पूछा है। मेजर सेक्टर, इसने मेजर सेक्टर पूछा है। तो बेटा मैंने बताया था मेजर सेक्टर तुरंत नहीं निकलता है, पहले आपको माइनर सेक्टर निकालना पड़ता है। माइनर सेक्टर कहाँ है? ये है आपका माइनर सेक्टर। और फिर पूरे सर्किल के एरिया में से आप इस माइनर सेक्टर को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो बच्चों डायरेक्ट लिख दे मेजर सेक्टर का एरिया। कैसे लिखेंगे? पूरे सर्किल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर का एरिया। क्या होता है बच्चों? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बात सबको क्या समझ में आई? और बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो आप दौड़ते हुए आंसर इसका निकालना। तो बच्चों हाँ, तो बच्चों मैंने आपकी शायद ऊपर ही सॉल्व की थी क्वांटिटी की 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। तो बच्चों ये क्वांटिटी कुछ सॉल्व करने में आ भी गई थी, ये क्वांटिटी सॉल्व करने में आई थी 78.5। तो बच्चों ये हो गया 314 और उसमें से आप 78.5 खुशी खुशी माइनस करेंगे। 236 एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस जो करिए आप सही करिए, क्योंकि अभी तो आपकी क्लास चल रही है, पेपर में सही करिएगा। 10 में से 5 गए 5, ठीक है। और बच्चों ये 13 हो गया, 13 में से 8 गए 5। और बेटा यहाँ पर आपका बचा 10 माइनस 7 3 और ये बचा 2। तो बच्चों इसका एग्जैक्ट आंसर आया 235.5। तो बेटा सोमांशु आप कह रहे थे कि सर ये मेन क्वेश्चन है, ये करके दिखाइए तो जाने। ये क्वेश्चन बेटा हो गया, बेटा क्वेश्चन हो गया। अब आपकी बारी है, सोमांशु की बारी। तिवारी जी की बारी खत्म हुई, सोमांशु की बारी चालू। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम के हिसाब से आपका पूरा फोर्थ क्वेश्चन मैंने नीट एंड क्लीन करके खत्म कर दिया। अब बारी आती है सोमांशु। तो बेटा सोमांशु आप तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 5। तो सोमांशु अपने कैलकुलेशन को रफ्तार से करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है, कह रहा है कि सर अभी वेट करिए, मैं आपको करके दिखाता हूं। बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन, जिनके पास बुक्स नहीं है तो स्क्रीन पे भी लगा रखा है, आप वहां से भी हेल्प लेके आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले सर्किल सर्किल कहता है तो सर्किल बना ही लेते, ये सर्किल बन गया। एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। तो बच्चों हम आर्क भी ले लेते हैं, ठीक है। ये सर्किल का सेंटर और ये उसकी आर्क, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाती है? 60 डिग्री। तो बच्चों डायग्राम बनाने से एक अलग फीलिंग आती है कि हाँ क्वेश्चन प्रॉपर चल रहा है। और रेडियस कितनी है? 21। ठीक, तो रेडियस बच्चों कहीं से भी देखो वो तो सेम ही होगी, ठीक है। तो ये बच्चों रेडियस जो होती है एक सर्कल की कहीं से भी देखो तो वो सेम होती है, इधर 21 तो उधर भी 21। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अरे ये तो एकदम छोटा, पहला वाला क्वेश्चन तो एकदम बउआ बनाने वाला है। लेंथ ऑफ आर्क पूछा, तो लेंथ ऑफ आर्क होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अरे हमको पाई की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, शायद नहीं गिवन है, तो बच्चों फिर आप 22/7 यूज कर लीजिए, या एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में कुछ गिवन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर रहे हैं, नहीं गिवन है तो बच्चों 22/7 ले लीजिएगा। तो थीटा यहाँ पर कितना है? 60 डिग्री। कितना है? एक बालक ने बिल्कुल फड़ातेदार आंसर बताया, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है? 22। तो बच्चों उसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो ये तो वैल्यू बच्चों बहुत ही कम आ रही है, सब कटपिट के बराबर हो गया। ये तो सिर्फ आ रहा है 22 सेंटीमीटर। बेटा सोमांशु फर्स्ट पार्ट का आंसर है 22 सेंटीमीटर।
क्रॉस चेक करते रहिएगा, इसमें कुछ भी नहीं था। ये तो एकदम बउआ वाला क्वेश्चन था, बउआ, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन। चलिए, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब बच्चों कहोगे ये भी बउआ वाला क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है। तो सुमांशु ने अगला आंसर सही बताने की कोशिश की है। चलो चेक करते हैं। 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 21/20। ठीक है, चलिए बच्चों फिर से हम कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो बच्चों आंसर आया 11 इंटू 21। कोई बच्चा बता सकता है 11 इंटू 21 क्या? 231 सेंटीमीटर। बच्चों याद रखिएगा, जब आप आर्क की लेंथ लिखेंगे तो वो सेंटीमीटर में होगा, लेकिन जब आप एरिया लिखेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो हर जगह सेंटीमीटर स्क्वायर ही लगा दो। द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय अ कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अरे बाप रे बाप, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन बदल गया। ये एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहा बेटा। आपको यहाँ पे देख के क्वेश्चन में एक दिक्कत भी आएगी, इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये सेगमेंट कौन सा है, माइनर है कि मेजर है। बच्चों जब कुछ नहीं लिखा होता है और सिर्फ सेगमेंट लिखा होता है तो आप ये मान लो वो माइनर सेगमेंट ही पूछ रहा है। नहीं समझे? वो क्या पूछ रहा? माइनर सेगमेंट। तो बच्चों माइनर सेगमेंट बना लो एकदम टिकटॉक वाली डिजाइन से। कैसे बनाओगे? टिकटॉक 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 टिकटॉक, ये वाली सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है। तो तुम कहोगे सर सेक्टर का तो एरिया निकाल ही चुके हैं, तो उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो हमने कहा बेटा ट्रायंगल तो तुम्हारी जान निकाल देगा। कहोगे सर नहीं जान निकालेगा। हमने कहा क्यों? कहोगे सर ट्रायंगल आप एक अलग से बनाइए तो हम आपको तुरंत बता देंगे उसका एरिया क्या है। हमने कहा क्यों, ऐसा क्या है? कहोगे सर देखो ये 60 डिग्री आपने लिखा था, क्योंकि ऊपर लिखा आपने बताया तो दो साइड सेगमेंट है, ये दो साइड्स इक्वल है बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सेम सर्कल। बेटा अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो आपको पढ़ाया गया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और बच्चों जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बताइए थीटा कितना निकल के आएगा? 60। तो कहोगे सर ये भी 60, सर ये भी 60, इसका मतलब 60 60 60 का मतलब हुआ ट्रायंगल कैसा बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और बालक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? ये लोग √3/4 बहुत सही। तिवारी जी हाथ मिलाइए। तिवारी जी ने एकदम बम्पर चमाटा मारा और बताया कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर साइड कितनी है? उसकी रेडियस के बराबर, दैट मींस 21। बिल्कुल सही जवाब तिवारी जी का। जी तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, या सिर्फ आप सेगमेंट भी लिख सकते हैं। किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा सेक्टर का एरिया कितना था? वो था 231 और एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 साइड का साइड पे देखती है 21, यही 21 का स्क्वायर। अब बच्चों उसको सॉल्व हम नहीं करेंगे, हम एरिया डायरेक्ट लिख देते हैं। दिस इज योर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और बच्चों अगर मेजर सेगमेंट पूछेगा तो हम क्या करेंगे? पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। लेकिन मेजर सेगमेंट कोई पूछता नहीं है। तो बच्चों आपने देखा कितनी बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने धुआं धुआं उड़ा दिया। इसको क्वेश्चन को करने में मेन सहयोग रहे, मेन मीडिया पार्टनर रहे हमारे कार्तिक तिवारी। कार्तिक तिवारी ने तुरंत बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। बेटा सुमांशु इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कितना होता है? पास। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कितना होता है? पास। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कितना होता है? एल्टीट्यूड की लेंथ। तिवारी जी यहाँ पे तिवारी जी ने पहले सही बताया कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। लेकिन सर जो एल्टीट्यूड होता है वो होता है √3a/2। इसकी लेंथ कितनी होती है? √3a/2। तो कहीं भी आप फंसे इसलिए पहले से याद रखिए कितनी होती है? √3a/2। तो बच्चों अगर ये चीजें नहीं पता होगी तो आपको ट्रायंगल निकालने का एरिया निकालने, आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने में पसीने छूट जाएंगे। समझ गए? पसीने ना छूटे इसलिए ध्यान से पढ़िए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अरे ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ भी मूव करके फाइंड इट। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा कॉर्ड ऑफ अ सर्किल of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center। कहोगे सर ये तो डायग्राम पीछे ही वाला हो गया, पहले इतना बना लीजिए आप। ठीक है अभी बनाते हैं, जस्ट वेट। तो ये बच्चों सेंटर हो गया, ये कॉर्ड हो गई, और कॉर्ड सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 60 डिग्री। और रेडियस कितनी है? 50। तो बच्चों रेडियस कहीं से भी देखो तो सेम होती है। चलिए Can I find the area of the corresponding minor and major segment? तो सर ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो निकाल ही लेंगे सर, अभी तो बताया था आपने। ये तो सर सेम क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अभी तो आपने किया था बस वहां पे जो रेडियस थी वो 21 थी, यहाँ पे रेडियस 15 है, बस यहाँ पे आपको अलग से क्या निकालना पड़ेगा? मेजर सेगमेंट। तो सर सेम क्वेश्चन हो गया, ये तो खुद भी कर सकते हो। हमने कहा खुद कर सकते हो, लेकिन करते समय याद रखिएगा पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 आप यूज कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते, लिख ही लेते हैं। तो बच्चों मैंने बताया था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होता है बच्चों? मैंने बताया था कि पूरे सेक्टर का एरिया लिखिएगा, वो क्या है? दिस इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 50, और उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लीजिए, क्योंकि सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, तो उसका एरिया होगा √3/4 साइड का स्क्वायर। तो बच्चों ये देखिए आपके पास आ गया एक आंसर, दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब बच्चों पूरे सर्कल के एरिया में से अब माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिएगा, ये जो भी वैल्यू है, तो आपके पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये देखो बच्चों ये होता है मेजर सेगमेंट। क्या होता है ये? मेजर सेगमेंट। तो बच्चों का हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना हो जाएगा? तो सर पूरे सर्कल का एरिया लिखेंगे, which is पाई आर स्क्वायर। अभी लिख देते हैं सर, शॉर्ट में तो लिख ही देते हैं, दिस इज पाई आर स्क्वायर, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया हो। ठीक है क्यों भाई? इसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मेजर सेगमेंट का एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है ना क्वेश्चन? यस सर। बच्चों में 4 सेंटीमीटर। ओके आपने किया, अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पेशली बेटा जैसे देखो हम कितने प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स लिख के दे रहे हैं, तो आपके भी नोट्स ऐसे ही होने चाहिए, मतलब जुगाड़ मत करिएगा, जब घर पे आप जाएं उसको सही ढंग से कर लीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने किया था सेगमेंट का सर एरिया होगा 684 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनर का 117.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तिवारी जी ने आंसर निकाला है, बहुत बढ़िया। 6th क्वेश्चन के बाद 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7, जो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन हर बच्चा एक बार पढ़ेगा, फिर मैं उसको अटेम्प्ट करता हूं। Find the area of the corresponding segments. और सर ऐसा लग रहा है कि अब क्वेश्चन उसी सेम पैटर्न से रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आपने थ्योरी इतनी अच्छी क्लियर कर दी है कि अब सारे क्वेश्चन एक जैसे लगने लग रहे हैं। फिर भी कर लेते हैं इसको। 7th क्वेश्चन लिखा है अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों सर्किल बना ली, ये सर्किल की ये सेंटर हो गया, और ये बेटा उसकी कॉर्ड हो गई। ठीक है रेडियस आपके पास गिवन है, तो आप रेडियस बना लीजिए बच्चों। रेडियस कितनी है? रेडियस है 12 सेंटीमीटर। कितना एंगल बना रही है? 120। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. बेटा सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट मतलब मैंने तो आपको क्लियर कर दिया था ना,
कि वो माइनर सेगमेंट होता है, यानी आपको ये एरिया निकालना है। मुझे डिजाइन का एरिया तो अब तब से निकाल ही रहे हैं, बार बार कितना समझाएंगे। कहोगे सर लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई है क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है। अब आप कैसे करोगे, पहले तो वो चेक कर लो, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया आपका फंस जाएगा। अब ट्रायंगल का एरिया सर आपका क्या होगा, फंस जाएगा, क्योंकि सर आप राइट एंगल भी नहीं है, इक्विलेटरल भी नहीं है, क्योंकि वो तो 120 का एंगल बना रहा है ना। तो बेटा आप तो मामला फंस गया, मामला फंस गया। तो बेटा हमने कहा जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आती है और जो बच्चे बाहुबली की मूवी 4 बार देख चुके हैं वो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि उनको बाहुबली जैसा खुद फील होने लगेगा। ये बच्चों क्या है, ये है 120 डिग्री। बच्चों आपको ट्रायंगल कभी भी किसी ने क्लास 9th में पढ़ाया होगा तो उसने बताया होगा कि ट्रायंगल में अगर उसकी दो साइड इक्वल होती है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इधर ध्यान दीजिए, सब छोड़िए काम, तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर। तो तुम कहोगे सर ये एंगल कितना है, हमने कहा बेटा ये एंगल 30 डिग्री है, क्योंकि 30 और 30 60 और 60 और 120 180 हो गया। क्यों भाई, कहोगे सर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमने कहा बेटा बेस और हाइट की। कहोगे सर बेस का है, हमने कहा बेटा ये बेस है जिसका नाम है ए बी। हमने कहा हाइट का है, कहोगे सर सी डी। तो सर आप किसी भी तरह से सी डी निकाल लें और ए बी निकाल लें तो आपका काम हो जाएगा। तो हमने कहा बेटा ए बी तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम ए डी निकाल सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से ये जो डी होता है वो ए बी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, यानी जितनी एडी की लेंथ होती है उतनी बीडी की लेंथ। तो आप एडी की लेंथ निकाल के डबल कर दो, ए बी आ जाएगा। कहोगे सर हम समझ गए आपने क्या बताया। आप कहोगे सर लेकिन निकालें कैसे सर, समझ में नहीं आया। हमने कहा क्यों बेटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना। कहोगे सर बिल्कुल पढ़ी है, तो बेटा ध्यान से पहचानो, मैंने कलर चेंज कर दिया है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखो। और आपको पता है कि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। और तीसरी क्या होती है, बेस। तो बेटा हमें किसकी किसकी जरूरत है, अक्सर परपेंडिकुलर की और बेस की। हमने कहा क्या गिवन है, अक्सर हाइपोटेनियस गिवन है। कितना है सर वो 12, कितना है वो 12, क्योंकि वो रेडियस था, है ना। ओके सर ऐसा करते हैं, पहले हम साइन 30 यूज कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। साइन 30 क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होगा, नहीं होगा भाई। साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है 12, यही तो है। तो बेटा CD कितना आ गया 12/2, दैट मींस 6 सेंटीमीटर। तो सर हाइट तो आ गई। हमने कहा इस ट्रायंगल में cos थीटा लगाओ। सर cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमने कहा cos 30 की वैल्यू सर √3/2। सर AD की वैल्यू निकालनी है, सर AC की वैल्यू 12 है, तो सर AD कितना आ गया 12 √3/2, दैट मींस 6 √3 आ गया। बोलो भाई समझ में आ गया। तो बेटा एडी आ गया। हमने कहा बेटा अगर एडी आ गया तो क्या एबी निकालने में कोई गुनाह किया जाएगा, क्योंकि एबी किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एडी के। तो बेटा एडी तो आप निकाल चुके हो, वो कितना है 6 √3, तो उसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 √3। तो क्या ट्रायंगल का एरिया नहीं निकलेगा, सर आएगा। ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेटा ट्रायंगल का एरिया आ गया। बेटा बेस बता दो कितना है, सर AB सर 12 √3। बेटा हाइट बता दो कितनी है, सर CD सर CD की वैल्यू आपने निकाली है 6। हमने कहा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, हो रहा है तो सर हो जाएगा 2 6 are 12 और 6 6 are 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल का एरिया। तो बच्चों इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। अगर आप ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल पाए तो खेल खत्म, क्योंकि हर बार बच्चों आपके पास राइट एंगल और इक्विलेटरल ढूंढना आएगा। समझे मेरी बात। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। अच्छा हुआ आपने कर लिया हमारे साथ, वरना घर जाते ही नींद में आ जाते।
तो चलिए एरिया ऑफ सेगमेंट लिखिए। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट कोई बताएगा? कहोगे सर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्ट लिख दिया। चलिए बच्चों बताइए सेक्टर का एरिया, कहोगे सर तो ऐसे लिख लेंगे थीटा अपॉन 360, पाई कितना है 3.12 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 12 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ऊपर ही निकाल चुके हो, कितना है 36.3। इसको उससे माइनस कर लेना, इसको सिंपलीफाई कर लो, थोड़ा माइनस कर लेना, उसके बाद आपका ये एरिया आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ 88.44 सेंटीमीटर। बेटा 7th क्वेश्चन का आंसर चेक करो। ये 7th क्वेश्चन 88.44 तिवारी जी ने आंसर निकाल लिया। तिवारी जी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, आनंद आ गया होगा। 88.44 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इसके पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर बता दो जरा, 6th का। सर 6 का पार्ट 2, 6th का पार्ट में दोनों बता दो। सर 6 का पार्ट में 20.4375, 20.4375 है, तो इतना काफी है। और दूसरा सर 686.06 686.06 ठीक है बच्चों, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन के भी आंसर लिख दिए ताकि जब आप घर पे अटेंड करें तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है ओके बच्चों, तो 7th क्वेश्चन मैंने आपको फुल एंड फाइनल समझाया कैसे करना होता है। मेरे ख्याल से 7th क्वेश्चन से ज्यादा और टफ नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास यहाँ पर बहुत सुंदर क्वेश्चन आए हैं जन्माष्टमी को ध्यान में रखते हुए। तो जन्माष्टमी में इस तरह से हम लोग को सजाया जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। जो होपफुली आपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वाला आपने पढ़ लिया होगा अभी तक। उसमें लिखा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे स्क्वायर लिया है। शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। बच्चों जो स्क्वायर की साइड है वो 15 है, तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है 15 15 15। ये सारे एंगल्स बच्चों 90 डिग्री भी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। बच्चों जो घोड़े को बांधा गया है वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। ठीक है, तो ये जो घोड़े की रस्सी है ना बच्चों, इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर। तो बेटा घोड़ा जब चारों तरफ घूमेगा ना इस खूंटी से, तो वो 5 मीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि रस्सी की लंबाई कितनी है 5। कितनी है 5। तो बेटा जब घोड़ा इस तरह से बेचारा घूमता रहेगा तो वो कौन सा एरिया बनाएगा? ये वाला एरिया। ये आपको एरिया समझ में आ रहा है? जरा देखिएगा ये वाला एरिया। बेचारा जब घोड़ा घूमता रहेगा तो कौन सा एरिया बनाएगा? इसी एरिया में घास खा पाएगा। क्यों भाई? घोड़ा घूमते घूमते सिर्फ इसी एरिया में घास खा पाएगा, क्योंकि उसकी जो रस्सी है वो कितनी है 5 मीटर। क्या 5 मीटर की रस्सी आपको दिखाई दे रही है? देखिए ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। नहीं समझ में आया? ओके हाँ सर, ये तो बात तय है सर, घोड़ा से ज्यादा नहीं भाग पाएगा। कह रहा था एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, इसका हिंदी में मतलब हुआ कि कितने एरिया में घोड़े ने घास को खाया। घास ने घोड़े को नहीं खाया, घोड़े ने घास को खाया। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर तो सर बहुत आसान है, ये तो एक सेक्टर हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। तो सर डायरेक्ट लिख दे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर बच्चों कितना है 5 इंटू 5। बच्चों देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितनी जल्दी आ गया ना। सेकंड क्या लिखा है? द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम रोप को 10 मीटर कर देते हैं। कितना कर देते हैं 10 मीटर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहीं पे थोड़ा सा तिकड़म हो जाती है। हमने रोप की लंबाई कितनी कर दी 5 मीटर से 10 मीटर कर दी। तो बच्चों रोप की लंबाई अगर हम 10 मीटर कर देंगे तो हमारा जो घोड़ा है तब वो कितने एरिया में खाना खाएगा? इतने एरिया में खाना खाएगा। खाना खाएगा ना? नहीं समझ में आया? खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? तो उसको खाना खिलाओ जल्दी से। ये बेटा इतने एरिया में खाना खाएगा, खाएगा ना? अब घोड़ा इतने एरिया में खाना खाएगा। तो बेटा ये एरिया बताएंगे कितना है 78.5। तो सर ये एरिया जो होगा
होगा सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। क्यों भाई, ये एरिया होगा। लेकिन सर उन्होंने ये आंसर नहीं पूछा है, ये आंसर नहीं है आपका। उन्होंने पूछा था इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो सर इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया कितना है, वो तो सर ये है। यानी कि आपको बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया क्या करना है, माइनस करना है, तभी क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया। तो बड़ा वाला एरिया बच्चों कौन सा है, नीचे वाला। छोटा वाला एरिया कौन सा है, ऊपर वाला। तो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो बच्चों समझने की कोशिश किया करिए क्वेश्चन में लिखा क्या है, इंक्रीज पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले एरिया में से, बड़ा वाला एरिया कितना है 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस छोटा वाला एरिया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5। बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही आपका होगा इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया। ये बात समझ में आई? यस सर। तो बच्चों आपने पल पल भर में घोड़े को घुमाया और बिल्कुल आप समझ गए कि सर ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। तो बच्चों बचे हुए सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, तो ये होमवर्क में आप जरूर करिएगा। और मैं आपको क्या करता हूँ, सारे नोट्स भी अभी के अभी तुरंत शेयर करता हूँ। ये देखिए सारे नोट्स आपके पास तुरंत जा रहे हैं। ये बच्चों सारे नोट्स आपके पास तत्काल कोटे में जा रहे हैं बिना रिजर्वेशन। तो आपकी जो बैच का नाम है वो बैच का नाम है C10। ये C10 में आपके पास नोट्स पहुंच गए। और होमवर्क में बच्चों आप क्या लिखेंगे, एक्सरसाइज कौन सी थी बेटा, पढ़ के बताओ। 11.1। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, हो सकता है आपको कंफ्यूजन है तो मैं ये एक्सरसाइज ही डाल देता हूँ, ये होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि नई और पुरानी एनसीईआरटी में हो सकता है जो बच्चे अब्सेंट हो वो कंफ्यूज हो जाए। तो मैं आपको ये एक्सरसाइज शेयर कर देता हूँ एज अ होमवर्क की तरह। कौन सा बैच है, C10। और ये आपका चला गया होमवर्क, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।